ओबामा और मोदी ने रेडियो पर की अपने दिल की बात। दोनों ने अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं का किया खुलासा। Unfortunately, we were not able to schedule any dancing this visit. Señorita, bude desho me. You know what I mean. So जाते जाते बराक ओबामा ने जीता भारत का दिल। रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिया मदद का भरोसा। यूएस में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने पर भी जोर। every person has the right to practice their faith how they choose, or to practice no faith at all and to do so free of persecution and fear and discrimination. ओबामा ने दी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की सलाह। कहा मौलिक अधिकारों को बहाल रखना है सरकार की जिम्मेदारी। ओबामा की भारत यात्रा के बहाने राहुल ने साधा पीएम पर निशाना। दिल्ली में रोड शो के बाद कहा काम नहीं निजी पीआर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बाजार में बुल की दमदार फर्राटा रेस है जारी। 300 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स 29,500 के पार, निफ्टी भी निकला 8,900 के पार। मैक्स इंडिया के बोर्ड ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को दी मंजूरी। 3 हिस्सों में बटेगी कंपनी। मैक्स इंडिया का नाम बदलकर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। डीमर्जर के बाद लिस्ट होगी कंपनियां। तीसरी तिमाही में करीब 18% बढ़ा मारुति का मुनाफा, लेकिन मार्जिन और मुनाफा दोनों ही अनुमान से कम। आइडिया का मुनाफा भी उम्मीद से कम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। चालू सीजन में चीनी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी का रास्ता साफ। फूड मिनिस्ट्री ने रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी को मंजूरी दी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दायरा बढ़ाएगी सरकार। 33 और स्कीमों की सब्सिडी आएगी खाते में। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। पैसे लेकर वोट देने वाले बयान पर केजरीवाल को चुनाव आयोग की चेतावनी। कहा आगे बोला तो होगी कार्रवाई। मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को तिरंगे में लपेटकर आखिरी विदाई। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान से किया अंतिम संस्कार। और आवाज एट 9 की शुरुआत करेंगे ओबामा की भारत यात्रा और मोदी के साथ हुई मन की बात की खबरों से। ओबामा की भारत यात्रा की क्या रही हाइलाइट्स, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट शीलकांत शर्मा, अमर उजाला के ग्रुप एडिटर एम.के. वेणु और सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मन की बात प्रोग्राम की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक हाईलाइट रहा है और हमने एक अलग अंदाज से 2 देशों के नेताओं को एक साथ बात करते हुए सुना है। सो शीलकांत शर्मा जी, एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर आप इस रेडियो एड्रेस को कैसे देखते हैं? पहली बार कॉमन मैन तक ले जाया गया है एक पूरा डिप्लोमेटिक पुश। ये पब्लिक डिप्लोमेसी का एक चरम है। पब्लिक डिप्लोमेसी जो आजकल उसका चलन हो चला है कि सब लोग जनता से जुड़ते हैं। लोक राजनयिकी है ये, और इसमें ये बहुत बड़ा कदम था। दोनों बड़े बड़े राष्ट्र, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति साथ में बैठ के अपने मन की बात कर रहे हैं। मुझे वो उनकी बात और उनका जो संदर्भ है, जिस तरह से बताया, उसको सुन के एक हिंदी के महाकवि हैं मैत्री शरण गुप्त, उनकी कविता की लाइन याद आती है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों का जो वर्णन उन्होंने किया, वो लाइन है कि जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन कमल खिला, गौरव गंध उन्हें ही उतना, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो ये दोनों बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी जिस दुनिया से आए हैं और जहां पहुंचे हैं, और जिस तरह से वो आज भी उसकी बात करते हैं, जिस तरह से वो जन जन से जुड़ने की बात करते हैं, ये एक राजनीति का एक नया अध्याय है।
ये जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है दोनों देशों में, उसका भी एक के जुड़ने का एक नया अध्याय है ये। तो इसको इसी उदात्त रूप में देखना चाहिए। मेरी दृष्टि में डिप्लोमेसी के दूसरे आयाम जो हैं, डिप्लोमेसी के दूसरे आयाम इन्हीं से और मजबूत होंगे, उनको शक्ति मिलेगी, क्योंकि जो जन है उनको लगेगा कि जो उनके लीडर्स हैं जो बात कर रहे हैं, और जो 5 बातें उन्होंने की मन की बात में, वो 5 बातें बिल्कुल जनता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एम्पावरमेंट ऑफ यूथ किया, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की, पॉवर्टी एलिवेशन की बात की, हेल्थ की बात की। आयाम यहाँ पर निकल कर आए हैं इस खास मन की बात के जरिए। लेकिन यहाँ पर एम.के. वेणु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमें उम्मीद थी कुछ और बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने सुना, आपको भी लगता है कि डिप्लोमेसी के नए आयाम इजाद हुए हैं इस तरह के दिल की बात से? देखिए, इस मन की बात में तो ज्यादातर दिल को छूने वाली बात, जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि सवाल वो लेंगे जो पिछले 2 दिन में जो ऑफिशियल जो काम हुआ था उससे रिलेटेड नहीं होंगी, और जो दिल को छूने वाले सवाल जो हैं उनको लिया जाएगा। जो पर्सनल ओबामा के जो पर्सनल व्यूज और जिस तरह उन्होंने अपनी बेटियों का पालन पोषण किया, और मोदी जी और ओबामा जी दोनों का बैकग्राउंड के बारे में, किस तरह उन्होंने अपने जो स्टेटस रहा, बैकवर्ड स्टेटस, मोदी जी तो बैकवर्ड थे और जी कास्ट के तौर पर, ओबामा ब्लैक रेसिज्म के खुद उन्होंने कहा कि किस तरह शिकार रहे हैं। तो वो सारी चीजें तो खैर पर्सनल है, मगर जो पिछले जो 2-3 दिन में जो बिजनेस हुआ, डिप्लोमेसी में एक नया दौर शुरू करने की कोशिश करी है मोदी जी ने। अमेरिका के साथ थोड़ा और एक डीपर एंगेजमेंट करने की कोशिश करी है। इसके काफी इंटरेस्टिंग फॉलोआउट भी हो सकते हैं। अभी जैसे चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है, चाइना को जाहिर है ज्यादा ये पसंद नहीं आया है जो स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट है। चाइना शायद ये सोचता है कि इंडिया अमेरिका के एक जो एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका के एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में शामिल हो रहा है। तो ये अच्छा मोड़ है ये कूटनीति में, क्योंकि इंडिया एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब उसे अमेरिका से भी एंगेजमेंट करना है डीप, और चाइना से भी करना है। और चाइना इंडिया का ट्रेड आज की तारीख में इंडिया यूएस ट्रेड से ज्यादा है, और चाइना एक नेबर भी है, और जो इंक्रीमेंटल जो जीडीपी है दुनिया का, उसमें चाइना का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो जी एक इंटरेस्टिंग वो इमर्ज कर रहा है। नहीं, और इनफैक्ट ये भी देखना होगा वेणु जी के आगे भारत किस तरह एक बैलेंसिंग एक्ट इन अ सेंस करता है, क्योंकि चीन से भी हमारे अच्छे रिश्ते हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर ये नेचुरल माना जा रहा था कि चीन शायद बहुत खुश ना हो इस प्रॉक्सिमिटी को देखकर। लेकिन मन की बात तो हम कर रहे हैं, यहाँ पर दिल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आइए काम की बात करते हैं। सुशांत सरीन जी, जाते जाते सिरी फोर्ट में आज जो बराक ओबामा का एड्रेस रहा, और उसमें उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के डायलॉग भी करने की कोशिश की, हिंदी में कुछ शब्द बोलने की भी कोशिश की, उसके एटमॉस्फेरिक्स बहुत ही अच्छे थे। लेकिन एक जो उन्होंने पॉइंट रखा रिलीजियस टॉलरेंस का, उसको आप कैसे देखते हैं डिप्लोमेटिकली? क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन भी ऐसा हो रहा है? ये देखिए, अगर हम उसको एक नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट करना चाहें तो वो भी हमारी मर्जी है, लेकिन मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि जब उन्होंने भारत में या अगर हम ये माने कि सिर्फ भारत को वो एक तरीके से दिखा रहे थे कि रिलीजियस टॉलरेंस या जो कन्वर्जन्स के ऊपर डिबेट यहाँ पर रहा है, ये जो सारा का सारा सिलसिला चला है यहाँ पर, अगर हम ये मान लें कि वो भारत को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी के साथ उन्होंने अपने यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेसिज्म की प्रॉब्लम्स हैं, और आजकल पिछले चंद महीनों में हमने वो रेसिज्म के जो इश्यूज हैं उनको वी हैव सीन देम कम टू अ बॉइलिंग पॉइंट इन द यूएस, जो किलिंग्स वगैरह हुई हैं वहां पर, या जो रिलीजियस इंटॉलरेंस हमको सिर्फ भारत में तो इतनी ज्यादा नहीं है। भारत में देखिए अपनी तरीके की टेंशन जरूर है,
लेकिन दुनिया भर में ये इस तरह की टेंशन्स हैं, तो मैं तो इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं। लेकिन वो जो मैसेज था वो बिल्कुल अनएक्सेप्शनल मैसेज है, उस पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम भारत में खुद भी ये रियलाइज करते हैं कि अगर भारत में सांप्रदायिक सद्भाव नहीं रहा या एक बड़े लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा राइज करी, तो फिर हमने जितने हमारे को सपने दिखाए जा रहे हैं आर्थिक विकास के या सामाजिक विकास के, वो धरे के धरे रह जाएंगे। और ये चीज मेरे ख्याल मोदी जी भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। गुजरात राइट्स के बाद मेरे ख्याल मोदी जी को भी ये बात समझ में आ गई थी बड़ी अच्छी तरीके से कि एक लिहाज से जिस तरह से उनको घेरे में लिया गया और उनको आइसोलेट करने की कोशिश की, ही हैज ब्रोकन थ्रू दैट। लेकिन अब ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देश की इमेज का भी इसमें सवाल है और देश की विकास का भी इसमें सवाल है। तो मेरे ख्याल उस मैसेज को अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से लें तो मुझे तो उसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे यहाँ पर टेंशन है और सरकार को मैनेज करनी पड़ेगी वो टेंशन। बिल्कुल, यहाँ पर ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले शीलकांत जी, फिर ओवरऑल टेक अवे आपको क्या लगता है जो भी आज श्रीफुर ऑडिटोरियम में कहा गया है? जो कुछ ऑडिटोरियम में कहा गया है वो एक व्यापक रूप से अमेरिका की तरफ से भारत की जो जनतंत्र है, भारत का जो गवर्नमेंट है, भारत के साथ जो भारत का अमेरिका के साथ जो संबंध बनाने की उत्सुकता है, तैयारी है, तत्परता है, उस सब का एंडोर्समेंट है वो। और जो उन्होंने जो बात अभी चल रही है उसमें भी भारत के अपने परिमाण हैं, अपने स्टैंडर्ड्स भारत ने सेट किया हुआ है, तो उनकी बातों को हमें अपने स्टैंडर्ड से लेना चाहिए। लेकिन उनकी बातों का एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थ भी है आजकल, कि जो धार्मिक असहिष्णुता है, जो धार्मिक कट्टरवाद है, उसके कारण कितनी हिंसा, कितनी नृशंसता फैली हुई है। तो उसको इस रूप से भी लेना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बात कह रहा है वो कितने व्यापक संदर्भ में है। हम अपने संदर्भ में अपने स्टैंडर्ड से लेते हैं, लेकिन उसका व्यापक संदर्भ भी है, और वो विश्व शांति के लिए भी और भारतीय और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी वो बड़ा सटीक है वो। बिल्कुल, यही मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा टेक अवे है कि वो आए और उन्होंने न केवल बिजनेस बायलैटरल रिलेशंस के समस्त आयामों पे जोर दिया और उन पे कॉन्क्रीट रिजल्ट्स निकाले और उस पर इतना भारी काम किया। जॉइंट स्टेटमेंट में सब चीजें विस्तार से बताई गई, पर साथ ही साथ ये जो दिल की बात और जो यूथ के साथ मुखातिब थे उन्होंने उनका दिल जीतने के लिए जो कुछ कहा वो एक अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है, और यही एक बहुत बड़ा टेक अवे है। इसको हमें बिलिटिल नहीं करना चाहिए, ये उपलब्धि है, हमें अपने आप को नीचा नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, जो कुछ हासिल हुआ है वो बहुत कुछ है, उसका सही परिमाण आने वाले महीनों में, सालों में भी मिलेगा जी। और हमें अपने आप वो क्या दिखेगा आने वाले सालों और महीनों में, क्या दिखेगा, क्या ठोस चीजें दिखेंगी, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज दिल्ली से रवाना हो गए और उनका जो ओरिजिनल प्रोग्राम था उसमें वो आगरा जाने वाले थे, लेकिन फिर दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से उनको कट शॉर्ट करके दिल्ली जल्दी निकलना पड़ा दिल्ली से। लेकिन पूरे विजिट का जो आउटकम रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है और इसमें से क्या निकल कर आया है, बायलैटरल्स की अब हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल से। सुशांत, फिर से मैं आपके पास आना चाह रही हूं क्योंकि 2-3 स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पर ठोस चीजें निकलने की संकेत कम से कम मिल रहे हैं। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, 10 साल का अग्रीमेंट हमने रिन्यू किया है, साइन किया है, 4 पाथफाइंडर सेक्टर्स हमने या सेक्शंस हमने आइडेंटिफाई किया है जहां हम साथ में काम करेंगे। जो भारत की उम्मीदें थी इस सिलसिले में, क्या वो लगभग पूरी होती हुई दिख रही है? मेरे ख्याल हम उन उम्मीदों को पूरी करने के राह पर चल पड़े हैं। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये जो 4 पाथफाइंडर एग्रीमेंट्स हैं ये कोई बहुत ज्यादा बड़े कोई सौदे नहीं है, लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट करते थे
कि अमेरिका जो F-35 एयरक्राफ्ट बना रहा है उसकी असेंबली लाइन यहां पर बनाएगा, कतई नहीं होने वाला था। ना वो यहां पर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले थे। तो हमको अगर शुरुआत करनी है तो हमारे को एक छोटे स्तर से शुरू करके जिसमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और फिर आगे बढ़ना है। वैसे ये जो 4 चीजों के ऊपर जिन पर समझौता हुआ है, चाहे वो ड्रोन हो या वो एयरक्राफ्ट कैरियर का इक्विपमेंट हो या वो रोल ऑन रोल ऑफ हो, ये इनकी अहमियत को आप नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनमें रोल ऑन रोल ऑफ से उसका टर्न अराउंड टाइम इतना तेज हो जाता है कि उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जहां पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उस पे गामजन है, वहां पर भी ये अगर टेक्नोलॉजी हमारे को मिल जाती है तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर की यूटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो DTTI का जो टर्म है, इसमें पहले अमेरिकियों की तरफ से सिर्फ डिफेंस ट्रेड इनिशिएटिव था। उस पे भारत के जो रिजर्वेशन थी, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की तो अमेरिकियों ने उसको एडजस्ट करके उसको डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कर दिया। और अब मेरा ख्याल ये जिस तरह के ये पाथफाइंडर एग्रीमेंट्स हैं, मेरे ख्याल ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। ट्रेड भी होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक सिस्टमैटिक और एक फेस्ड मैनर में होगा। ये नहीं होगा कि पूरी की पूरी कोई टेक्नोलॉजी आपको इमीडिएटली ट्रांसफर करेगा, ऐसा ना तो होता है ना समय लग सकता है। लेकिन साथ ही सुशांत जी, यहाँ पर आज जनधन योजना और स्मार्ट सिटी जो हमारी PM की भी काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनमें भी दिलचस्पी दिखाई गई है। ये आपको किस हद तक ट्रांसलेट होते हुए दिखाई देते हैं? कौन सी एरियाज में कहाँ की बात कर रही हैं? जनधन योजना, स्मार्ट सिटी जो हमारी PM के भी काफी पेट प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, हमारे को इन चीजों में टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत पड़ेगी और इनफैक्ट ये जो स्कीम्स हैं, अगर ये एक्चुअली जो प्रधानमंत्री का जो विजन है, ये अगर उस पर ट्रांसलेट करनी है तो ये एक लिहाज से गेम चेंजर होंगी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हम जो सब्सिडीज की हमारी जो सारी स्कीम्स हैं, अभी हमारी बात चल रही है कि सब्सिडीज को टारगेट किया जाना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि अगर डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर आपने करना है तो लोगों के पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे, देयर वाज नो वे ऑफ गिविंग इट टू देम, या फिर उसमें बिचौलिए पड़ जाते थे और कमीशन लेकर के सब्सिडीज रिलीज की जाती थी। तो ये एक लिहाज से ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। स्मार्ट सिटीज का जहां तक तल्लक है, ये हमारे को डिफाइन करना पड़ेगा कि इस स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि स्वच्छ भारत की डेफिनेशन क्या है, ये बोलना बड़ा अच्छा है कि हमको अपना कूड़ा ऐसे सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन फिर ये सरकार की भी जिम्मेदारी पड़ती है कि जो गार्बेज डिस्पोजल के सिस्टम्स हैं वो क्या हैं। वहां पर जो डिटेल है वो हमको अभी तक नजर नहीं आया। और जिस शहर में मैं रहता हूं वो तो शहर ऐसा है कि ये सारा का सारा आउटस्कर्ट्स इसका गार्बेज डिस्पोजल ही है। तो यहां पर तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ना सीवरेज का सिस्टम है ना गार्बेज डिस्पोजल का है। गुड़गांव इज द 21st century अर्बन स्लम, द स्वैंकीएस्ट स्लम ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। तो हमारे को ये सारी चीजों से आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। अगर ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इनको हम एक्चुअली ट्रांसलेट होकर देखना चाहते हैं ऑन ग्राउंड। बिल्कुल। वेणु, जो की टेकअवेज रहे हैं बायलैटरल्स के तौर पर, ऑफकोर्स डिफेंस उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और साथ में इंडो US न्यूक्लियर डील, जिसे खुद राष्ट्रपति ओबामा भी ब्रेक थ्रू के तौर पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। इफेक्टिवली इसकी फाइन प्रिंट कब तक सामने आने लगेगी और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या अब उस हद तक ईज हो गया है कि बहुत ही जल्दी हम उसका नेक्स्ट स्टेप देख पाएंगे? तमन्ना, इस मामले में मैं जो US की जो बड़ी कंपनी है न्यूक्लियर पावर कंपनी वेस्टिंग हाउस, उसके CEO अभी डेलीगेशन में ओबामा जी के साथ आए हुए हैं। उनका नाम है डैनी रोडरिक और उनका स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहे हैं कि डिटेल जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक वो कुछ कमिट नहीं कर सकते। और अब पता नहीं ये कब डिटेल फाइन प्रिंट सरकार इसकी कब रिवील करेगी। अभी तक सरकार ये कह रही कि अंडरस्टैंडिंग एक है कि अग्रीमेंट हो गया है ना। अंडरस्टैंडिंग के तहत ये कहा जा रहा है कि सेक्शन जो क्लॉज 46 जो है न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल में, जो विक्टिम्स को क्लास एक्शन सूट करने का जो सप्लायर के खिलाफ
केस करने का एक उसमें प्रावधान है, वो सरकार ये सुनने में आएगी, उसको सरकार ने लिमिट कर दिया कि वो अमेरिकी सप्लायर तक नहीं पहुंचेगा, वो हिंदुस्तान के ऑपरेटर तक ही उसको सीमित रखेंगे। अब लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आप ये कैसे होगा, बाद में जाके क्लॉज 46 को अमेंड करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में कल को कोई सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज ना कर दे। तो ये सारी इसमें अभी कंफ्यूजन है जी, इसलिए अभी कुछ कहना इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिग जो मूवमेंट रही है, और श्रीकांत शर्मा जी पिछले 2-3 दिनों में आपकी और हमारी भी इस पर बात रही है, बिग मूवमेंट ये रही है कि एटलीस्ट द टू साइड्स अग्री टू मूव फॉरवर्ड। जो पिछले इतने सालों से बात फंसी हुई थी, वहां पर थोड़ी सी लीवे दिख रही है, और उस तरह का जो पेस हमने सेट किया है वो भी ट्रेड और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में भी इफेक्टिवली आपको ट्रांसलेट करते हुए दिख रहा है। देखिए, ऐसा आपकी आवाज चली गई मुझे। हेलो जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लायबिलिटी लॉ है, हमारा लॉ, उसके बारे में जो स्पष्टीकरण बने हैं, जो चीजें स्पष्ट हुई हैं, उससे अमेरिकी साइड भी आश्वस्त हुई है। उनकी सरकार तो कम से कम एट द ऑफिशियल लेवल आश्वस्त हुए हैं वो। और इसके बाद दोनों देशों ने मतलब हाईएस्ट लेवल पे ये कहा है कि इस पे ब्रेक थ्रू हुआ, हम आगे बढ़ेंगे। तो अब बात रह जाती है बिजनेस के लेवल पे बात करने की। तो ठीक है, वो लोग मिलेंगे, बात करेंगे। जो जैसे अमेरिकन कंपनीज है जो भारत में नाभिकीय ऊर्जा में इंटरेस्टेड हैं, वो भारतीय कंपनी NPCIL के साथ बात करेंगे और उनकी बातें सुलझ जाएंगी जी। अब ये और डिटेल्स वाकई जब वो कंपनी लेवल पे लेंगे तो होंगे। लेकिन जहां तक लॉ का सवाल है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट मैंने कल भी कहा था, वो बहुत साफ है। वो ये कहते हैं कि वो हम अपने लॉ के 4 कॉर्नर्स के बीच में काम करेंगे। हम इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल वायबिलिटी का ध्यान रखेंगे, और हम अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशन से भारत के उस पे खरे उतरेंगे। तो ये तीनों बातें जो हैं, न्यूक्लियर जो डील की जो के अवरोध थे, उनको दूर करने की ये इन्हीं के संदर्भ में दूर होंगे वो। तो उस पे हमको, मुझे तो काफी आश्वस्त लगता है, आश्वस्त करने वाली चीज लगती है ये। और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए इस दिशा में। बिल्कुल। और न्यूक्लियर के साथ जो ऊर्जा का जो उन्होंने बात की है, जो 2 बिलियन डॉलर्स की बात की है ऊर्जा के क्षेत्र में देने की, जो सोलर और रिन्यूएबल्स के लिए, वो भी एक बड़ा भारी कदम है। उसमें अमेरिका की ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आ रहा है वो। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले 40 सालों में जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो वो भी ऐसे चुपचाप छोटे छोटे स्टेप से शुरू हुआ था, और बाकी लोगों के बीच पता ही लगा, अचानक फिर निकल के आया कि भारत ने एक हरित क्रांति कर दी। ये बात तो है, ये बात तो है कि वो भी ऐसे ही हुआ था इस बार। और इस विजिट के बाद जो भारत की डिप्लोमैटिक पुश है, जो विदेश नीति है, वो बिल्कुल चुपचाप नहीं, फोर फ्रंट पर है, और सबको समझ में आ रहा है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे खास चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बताएंगे कैसा रहा आज शेयर बाजार का मूड। साथ ही मैक्स इंडिया की रीस्ट्रक्चरिंग के क्या है मायने, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। अब बात बाजार की, जो बुल की सवारी कर रहा है, बुल भी पूरे जोश में है और उनकी रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। बाजार ने भारत अमेरिकी करार को जबरदस्त सलामी दी है। एक्सपायरी हफ्ते के पहले दिन बाजार न केवल लगातार 8वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ, बल्कि लगातार 5वें कारोबारी सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने में भी कामयाब रहा। निफ्टी 8,900 के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ चुका है, और पिछले 8 दिनों में देखें तो सेंसेक्स करीब 2,200 पॉइंट चढ़ा है, जबकि निफ्टी भी 650 पॉइंट चढ़ा है। इन 8 दिनों में ही निवेशकों की वेल्थ में करीब 3.5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। और बाजार की आज की हाईलाइट्स बता रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी।
एक के बाद एक भारतीय बाजारों को पॉजिटिव खबरें मिलती हुई दिख रही, जहां एक और एफआईएस की दमदार खरीदारी जारी है। भारतीय बाजारों में बड़ा पैसा आता हुआ दिख रहा है। वहीं ग्लोबल इवेंट्स एक के बाद एक उम्मीद के मुताबिक होती दिख रही। ईसीबी की बैठक के नतीजे और उसके बाद ग्रीस के इलेक्शन हालांकि नेगेटिव है, लेकिन बाजार को पहले से अंदाजा था और उसके बाद भारतीय बाजार अपने ही दम पर तेजी आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। लगातार 8वें दिन और आज लगातार 5वां दिन था नए ऐतिहासिक स्तर बनाने का। आखिरी 1-1.5 घंटे में आज भारतीय बाजारों ने जबरदस्त छलांग लगाई और 8,900 के पार जाकर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा, इतिहास में पहली बार। और सेंसेक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी दम दिखाने की कोशिश की। पिछले 3 दिनों से थोड़े ठंडे और सुस्त पड़े इन शेयरों में आज जान लौटती हुई दिखी। 1% के आसपास की तेजी आप देख सकते हैं यहां पर भी होती हुई दिखी और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद ऊपर नीचे होते होते अंत में आप देखें तो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होने की कोशिश होती नजर आई। लेकिन 665 शेयर मजबूती के साथ बंद हुए और वॉल्यूम्स पर नजर आ लिए उतार चढ़ाव के बीच आज वॉल्यूम्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। एक्सपायरी का हफ्ता भी है 5 लाख करोड़ के पार। प्राइवेट बैंक्स आज लीडरशिप यहां से आती हुई दिखी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस जैसे दिग्गजों में एक्सिस में एक बड़ा अपग्रेड आता दिखा एफआईएस की तरफ से, उसके बाद खरीदारी लौटती दिखी। कैपिटल गुड शेयरों में भी भेल, एलएनटी जैसे शेयरों में तेजी होती दिखी कि डिफेंस के कई कारोबार इन कंपनियों को मिल सकते हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की यात्रा के बाद इस क्षेत्र में बड़े कारोबार होने की उम्मीद है। ऑटो शेयरों में मारुति ने आज नतीजे पेश किए, अच्छी तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स, आइशर, एस्कॉर्ट जैसे छोटे शेयर भी बड़ी उछाल दिखाते नजर आए। एकमात्र कमजोर स्पेस आज थी आईटी शेयरों की। इन्फोसिस, एचसीएल टेक थोड़ा दबाव बनाते दिखे। डिफेंस शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। वालचंद नगर, एल्स्टॉम, टीएनबी, एल्स्टॉम इंडिया जैसे शेयर आज मजबूती के साथ बंद हुए। रेलवे स्टॉक्स में भी एक्शन लौटता दिखा। कालिंदी, टीटागढ़ और टेक्सटाइल जैसे शेयर मजबूती के साथ बंद हुए। फार्मा शेयरों में मिला जुला रुझान था, जहां सिप्ला, लुपिन मजबूत थे, वहीं डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। इनके अलावा वीकेंड पर जो नतीजे आए जो कमजोर थे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ओमेक्स और पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे शेयरों पर दबाव दिखा। वहीं मजबूत नतीजों का असर दिखा बीईएल, सिटी यूनियन बैंक, राणे ब्रेक्स पर। आज नतीजों के लिहाज से यूनियन बैंक के नंबर्स कमजोर दिखे, वहीं वेल्सफंड प्रोजेक्ट और गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स अच्छे थे। ओसीएल इंडिया ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए। खबरों के दम पर एक्शन दिखा हिताची होम, जहां पर पेरेंट कंपनी की तरफ से एक डीलिस्टिंग ऑफर लाया गया, बायबैक ऑफर लाया गया। स्टॉक गिरकर वापस रिकवरी करने में कामयाब रहा। हिंडाल्को पर एक फ्रेश चार्जेस सीबीआई की तरफ से लगाए गए, उसके बाद स्टॉक पर 1.5% का नुकसान दिखा। मैक्स इंडिया के बोर्ड ने 3 कंपनियों में इसे बांटने को मंजूरी दी। स्टॉक में आज फिर से 8% की तेजी बनी और सुप्रीम इंफ्रा का क्यूआईपी 277 रुपए पर होते हुए दिखा और उसके बाद 2% की तेजी यहां पर बनती हुई दिखी। इनके अलावा आईटीसी, एशियन पेंट्स जैसे दिग्गजों से, साथ ही भारतीय एचडीएफसी जैसे दिग्गजों से आज निफ्टी में बढ़त आती हुई दिखी। वहीं कमजोर शेयरों में केन, कोल इंडिया जैसे शेयर शामिल थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा और लीवर भी आज कमजोरी के साथ बंद हुए। बाजार के जाने माने एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी का कहना है कि बाजार थोड़ा महंगा हो गया है, इसलिए निवेशक थोड़ा सावधान रहे। जो लोगों ने बोला था कि भाई 9,000 आपको दिसंबर 15 में मिलेगा, वो तो जनवरी 15 में हो गया। तो बेसिकली थोड़ा सा इधर एक आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस अब जैसे इलेक्शन टाइम पे थी उससे भी बढ़कर हो रही हैं और लग रहा है कि ऐसा अमेरिका के आने से यहाँ पे कुछ मार्केट में बहुत इमीडिएट फर्क आएगा। आई थिंक यू विल हैव टू गिव इट टाइम। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है मार्केट, अगर किसी को निवेश करना है बहुत अच्छा है, बट आई थिंक ही शुड डू इट व्हेन देयर इज अ करेक्शन। हालांकि इडलवाइज फाइनेंशियल्स के विकास खेमानी का मानना है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का थोड़े वक्त के लिए बाजार पर असर हो सकता है, लेकिन माहौल काफी पॉजिटिव है और विकास के मुताबिक फंडामेंटल्स अभी काफी बेहतर हैं और तेजी जारी रहेगी। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है, ग्रोथ का माहौल आगे है, लोकल पॉलिटिकल फैक्टर्स अच्छे हैं, डेमोग्राफिक्स अच्छे हैं, सो जितने भी ग्लोबल टर्म्स ऑफ ट्रेड काफी अच्छे हैं। तो ये सारे फैक्टर देखेंगे तो ऐसे फैक्टर दुनिया के बहुत ही कम इकोनॉमीज के अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लो दूसरे बाजारों में थोड़ी भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, कुछ अनिश्चितता बनती है, तो उसका भारतीय बाजारों में हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट हो जाए, पर आई थिंक वो मुझे लगता है शॉर्ट लिव्ड रहेगा और काफी कुछ रिकवर फटाफट हो जाएगा, क्योंकि एक जो ग्रोथ का माहौल लोकल मार्केट में बना हुआ है उसमें मुझे कोई अनिश्चितता नहीं नजर आ रही है।
और मैक्स इंडिया के बोर्ड ने बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मौजूदा कंपनी 3 कंपनियां मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स इंडिया और मैक्स वेंचर्स मैन्युफैक्चरिंग में बटेंगी। डीमर्जर के बाद तीनों कंपनियां लिस्ट होंगी। डीमर्जर के बाद मौजूदा कंपनी का नाम मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। ये कंपनी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कारोबार पर फोकस करेगी। बाकी की 2 कंपनियां हेल्थ और एलाइड कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगी। अनिलजीत सिंह मैक्स वेंचर्स में 34.5% अतिरिक्त हिस्से के लिए ओपन ऑफर लाएंगे। Untapped potential in India's context today, and with the unleashing of the theme and vision of the Prime Minister, Make in India, Make for India, Make by India, call it what you like, we feel it's time again to revisit the wider world of business opportunities available in India. And so as not to crowd or confuse investors who are really interested in insurance or really interested in the more or less health vertical, health insurance, healthcare, Antara, all health and life related. We have chosen to call that company Max Ventures because there will be hopefully different ventures, and it will not shy away from going back into industry again. और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दायरा बढ़ाएगी सरकार। 33 और स्कीम्स की सब्सिडी आएगी खाते में। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बताएंगे चीनी मिलों पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बने रहिए हमारे साथ। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। हालांकि तीसरी तिमाही में उसका मुनाफा और आय दोनों बढ़ी है। Q3 में कंपनी का मुनाफा 18% बढ़कर 800 करोड़ से ज्यादा रहा। मारुति की बिक्री में भी 12.5% की बढ़ोतरी हुई और तीसरी तिमाही में कंपनी की बिक्री 10,894 करोड़ से बढ़कर 12,263 करोड़ रुपए रही है। और अब बात करते हैं आइडिया सेल्यूलर के नतीजों की। आइडिया का मुनाफा तीसरी तिमाही में अनुमान से कम रहा, लेकिन आय और एबिडा मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही से करीब 1.5% बढ़कर 767 करोड़ रुपए, वहीं आय में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। एबिडा मार्जिन 10% बढ़ा है। यूनियन बैंक की तीसरी तिमाही के नतीजे काफी खराब रहे हैं। बैंक का मुनाफा 13% गिरकर 348 करोड़ रहा है। वहीं एनपीए 2.71% से बढ़कर 2.95% हो गया है। बैंक की प्रोविजनिंग में 8% से भी ज्यादा की बढ़त हुई है। हालांकि बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में 8% की बढ़त हुई है। और सरकार ने चालू सीजन में चीनी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी का रास्ता साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक फूड मिनिस्ट्री ने रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते कैबिनेट इसे अंतिम मंजूरी दे सकती है। खबर पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पूरी खबर क्या है और इससे कंपनियों को कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल, ये बड़ी राहत की बात है क्योंकि पिछले कई महीनों से चीनी कंपनियां लगातार सरकार से ये मांग कर रही थी कि उनके लिए रॉ शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला जल्द से जल्द लिया जाए, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने जो फैसला लिया था वो पिछले शुगर सीजन के लिए था, जो कि सितंबर में खत्म हो चुका था पिछले साल। उसके बाद से कोई भी शुगर एक्सपोर्ट पे सब्सिडी सरकार नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ चीनी का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। शुरू के जो 3 महीने हैं उसमें चीनी का उत्पादन करीब यहाँ पे 27% बढ़ चुका था और ऐसे में चीनी कंपनियों के पास चीनी का भंडार ज्यादा हो रहा था। लेकिन चूंकि घरेलू बाजार में चीनी के दाम नहीं बढ़ पा रहे थे तो एक्सपोर्ट के इंटरनेशनल बाजार में कीमतें कम थी, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। लिहाजा एक दिक्कत थी कि पैसा आए तो कहां से आए, चीनी बेचे तो कैसे बेचे। अब ये एक्सपोर्ट सब्सिडी जो सरकार देने का फैसला लिया है वो कुल मिलाकर 5600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट सब्सिडी है। ये 4000 रुपए प्रति टन रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी मिलेगी और 14 लाख टन रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी मिलेगी। और ये सब्सिडी खास बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर से मान्य होगी और अगले इस साल 2015 में सितंबर तक मान्य रहेगी। तो ये चीनी कंपनियों को अच्छी बात कही जा सकती है। और पिछले साल जहां सरकार ने सिर्फ 3300 रुपए दिया था रॉ शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी, इस बार सरकार ने उसमें 700 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की है। तो पिछले साल से ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। पिछले साल की शर्तें इस बार नहीं है कि हर 2 महीने बाद समीक्षा करेंगे, बगैर शर्त ये सब्सिडी दी जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ी राहत है। जी शुक्रिया लक्ष्मण। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दायरा बढ़ाएगी सरकार। 33 और स्कीमों की सब्सिडी आएगी खाते में। आगे देखिए। और ब्रेक के बाद बताएंगे वित्तीय घाटे को काबू में रखने के लिए वित्त मंत्री की क्या है योजना। बने रहिए हमारे साथ।
रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ग्राहकों को पहुंचाने के बाद अब सरकार 33 अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम में भी इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी को लागू करने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने सभी संबंधित मंत्रालयों को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है और खास बात यह है कि इस 33 स्कीम की लिस्ट में फूड सिक्योरिटी शामिल नहीं है। मोदी सरकार ने पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अपनाया, फिर इसमें नई जान डालने के लिए इसका नाम बदलकर पहल किया गया और अब इसे बड़े पैमाने पर लेकर जाने की ओर कदम बढ़ाया गया। प्रस्ताव के मुताबिक 33 और स्कीमों के लिए पहल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अपनाया जाएगा। पहल के तहत आने वाली स्कीम में से एक नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। फसलों के नुकसान के एवज में किसानों को इस स्कीम के जरिए बीमा कवर मिलता है। इसी तरह मछुआरों के लिए चल रही राष्ट्रीय कल्याण योजना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड, श्रमिकों के हेल्थ इंश्योरेंस, खिलाड़ियों के लिए पेंशन स्कीम, महिलाओं की मदद के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी पहल के दायरे में आएगा। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों के तहत चल रही स्कॉलरशिप, फेलोशिप स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम भी अब सीधे लोगों के खाते में देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक 13 जनवरी को एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने इस बारे में सभी संबंधित मंत्रालयों को एक चिट्ठी लिखी है। खास बात यह है कि इस चिट्ठी में जिन 33 स्कीम का जिक्र किया गया है उसमें खाद्य सुरक्षा कानून नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार खाद्य सुरक्षा कानून को फिलहाल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दायरे में नहीं लाना चाहती है। बहरहाल 33 स्कीम में पहले लागू करने के लिए एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने सभी मंत्रालयों से अपनी राय मांगी है और साथ में ये भी कहा गया है कि स्कीम के हकदारों का डिजिटल डाटा तैयार किया जाएगा। जनधन योजना के तहत खाते खुल जाए ये सुनिश्चित किया जाए, साथ ही खाते में आधार नंबर भी डाले जाए, यानी पहल लागू करने से पहले की पूरी तैयारी कर ली जाए। सरकार का मानना है कि इससे सब्सिडी में कटौती किए बगैर सब्सिडी पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा। दिल्ली से लक्ष्मण रॉय के साथ कल्पिता, मुंबई। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर इस कारोबारी साल में 4.1% का फिस्कल घाटे का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि इस समय फॉरेक्स रिजर्व्स बेहतर स्थिति में हैं। Still, it looks like we are in a position to meet our fiscal targets. Our currency is one of those which is one of the two global currencies which has withstood the current might of the dollar. Most other international currencies have been depressed. Our reserves are good. I read news reports today that our current account deficits are likely to look up much better. डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत का कहना है कि देश में ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए हमें माइंडसेट बदलना होगा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना पड़ेगा। I find it, I'm working on it, and I'll tell you that even the mindset is more important than anything else. We need to change the mindsets, I said, because it becomes very difficult to scrap rules, regulations, unless there's a completely new revolutionary mind that we need to take India back onto this 9 to 10% growth rate, and it's actually only the private sector which will be able to do this. And you need to create the environment. So that one is scrapping rules, regulations, procedures, etc. And second is about using technology to leapfrog. और आगे बताएंगे केजरीवाल को चुनाव आयोग ने क्यों दी कड़ी चेतावनी। और साथ ही मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को अंतिम विदाई। बने रहे हमारे साथ। ऑटो के पीछे लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टरों पर आखिरकार किरण बेदी की चुप्पी टूटी है। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार ने अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में किरण ने बिना इजाजत पोस्टर पर अपने नाम का इस्तेमाल करने पर ऐतराज जताया। यही नहीं, किरण ने केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर पोस्टर हटाने की चेतावनी दे दी। इसके अलावा आज चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल को फटकार लगाई है। पैसे लेकर वोट देने वाले बयान पर केजरीवाल को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर केजरीवाल आगे भी ऐसे बयान देते रहे तो उनके खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा।
मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को राजकीय सम्मान के साथ पुणे के बैकुंठ शमशान घाट में आखिरी विदाई दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई वरिष्ठ राजनेता आर.के. लक्ष्मण के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने शोक संदेश में कहा कि आर.के. लक्ष्मण के निधन से रचनात्मक दुनिया में जो कमी आई है उसकी भरपाई मुश्किल है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे 94 वर्षीय आर.के. लक्ष्मण ने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।